नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, हमाड़ी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया पे फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओंकार चौधरी सर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई बीच में। बंगाल में मैंने बहुत मिस किया सर को, बिकॉज़ बंगाल और ये जो पॉलिटिक्स डेवलप हुई है, वो एक पाथ ब्रेकिंग है, अमेजिंग है। और जैसे ही शुभेंदु अधिकारी सत्ता में आए हैं, जैसे उन्होंने सीएम पद की शपथ ली है, वो एकदम रैपिड फायर राउंड से गेम खेलना शुरू किया, एज़ इफ माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप वाले स्टाइल में। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। जी। सर, अभी जो रिसेंटली 6 पॉइंट्स का सभी ने सुना है, जो उन्होंने बीएसएफ को लैंड दिया, फिर सारी योजनाएँ लागू करना, आईएएस, आईपीएस को सेंटर में भेजना। बट आज जो बड़ा सबसे मज़ेदार आया है, मनोज अग्रवाल जी, उनको उन्होंने चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया है सर। जी। हाँ, 2 नियुक्तियां हुई हैं। एक 2 दिन पहले हो गई थी सुब्रत गुप्ता की, जो उनके सलाहकार बनाए गए हैं। वो भी विशेष पर्यवेक्षक थे एसआईआर के, चुनाव आयोग की तरफ से। और एक मनोज अग्रवाल जो सीईओ थे, मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे, उनको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। तो इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। जो काबिल अफसर होते हैं और जिन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एसआईआर को सिरे तक चढ़ाना ये कोई आसान टास्क था नहीं। जिस तरीके से कदम दर कदम ममता बनर्जी से लेकर के और उनके तमाम जो ब्रिगेड के लोग थे, कल्याण घोष, महुआ मोइत्रा, अभिषेक बनर्जी, लगभग रोजाना ही तो अटैक कर रहे थे मुख्य चुनाव आयुक्त पर। और ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में एक काला शॉल ओढ़ करके खड़ी हो गई, सीजेआई से बहस कर रही थी। तो किसी भी अधिकारी के लिए ये बिल्कुल इजी नहीं था। ऐसे में मनोज अग्रवाल ने और जितने भी अधिकारी लगे हुए थे, उन्होंने ये करके दिखाया। और ये जो स्यापा चल रहा है आजकल के 27 लाख लोगों को मौका ही नहीं मिला वोट डालने का, और एसआईआर में भी वो छोड़ दिए गए। तो जिस तरह की अड़ंगेबाजी ममता बनर्जी सरकार कर रही थी, इनकी मशीनरी कर रही थी, इनके लगाए हुए बीएलओ कर रहे थे, असहयोग का वातावरण था, उसमें अल्टीमेटली यही होना था जो हुआ है। क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि हर कदम पर तो बाधाएं पैदा की जा रही हैं, वहां धरने प्रदर्शन ज्यादा हो रहे हैं, एसआईआर जिस गति से होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए गायत्री, के 13 राज्यों में एसआईआर होना था, 12 राज्यों में स्मूथली निमट गया। कहीं कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं, कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ नहीं। और ये मनोज अग्रवाल अकेले सीईओ थे जिनको जेड प्लस सिक्योरिटी देनी पड़ी। इसके अलावा 12 और राज्यों में किसी सीईओ को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो गवर्नमेंट से मिलती है उसी से सब सीईओ ने काम चला लिया। तो बंगाल में जितनी पेचीदगी इन लोगों ने पैदा की थी, अब मैं बहुत सारे लोगों के बयान देख रहा था। जयराम रमेश का अलग बयान आ रहा है, इनके महुआ मोइत्रा का अलग आ रहा है, तमाम लोगों के साथ देखिए ये केंद्र सरकार की और चुनाव आयोग की कैसी मिली भगत थी कि जो एसआईआर का काम देख रहे थे सीईओ, उन्हीं को चीफ सेक्रेटरी बना दिया। अरे भाई, होश की दवा खाओ। ये सुब्रतो गुप्ता जो सलाहकार बनाए गए हैं और जो चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं मनोज अग्रवाल, दोनों सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर हैं। 90 के बैच के दोनों अफसर हैं। 36 साल का इनका प्रशासनिक अनुभव है। अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग मंत्रालयों में काम कर चुके हैं। और यहाँ भी एसआईआर को ठीक तरीके से अंजाम दिलवा करके, और चुनाव की पूरी प्रक्रिया भी, क्योंकि चुनाव खत्म होने तक, नतीजे आने तक और सरकार के शपथ ग्रहण करने तक भी मनोज अग्रवाल की एक भूमिका थी।
तो ये बिना मतलब का वितंडा खड़ा करना और इस तरह की चीजें जो है वो शुरू कर देना। आप सही कह रही थी शुरू में। हालांकि जो मीडिया का एक तौर तरीका होता है वो ये होता है कि जो नई सरकार का गठन होता है उसमें वो चाहते हैं कि ताबड़तोड़ T20 की तरह फैसले लेती हुई दिखाई दे। इसे गिरा दे, उसे गिरा दे, इसको गिरफ्तार कर ले, उसको गिरफ्तार कर ले। ऐसा नहीं होता है। हमेशा जब तक आपके हाथ में पुख्ता सबूत ना आ जाएं, तब तक किसी की अरेस्टिंग नहीं होती है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अदालत में जवाब देना है। और जिन एजेंसियों के द्वारा ये कार्रवाइयाँ होती हैं उनके पास प्रमाण होने चाहिए, दस्तावेज होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए। जब तक वो चीजें आपके, अभी तो जुमा जुमा 3 दिन पहले ही तो शपथ ली है, 9 तारीख को, 9 मई को शपथ ली है। आज हम 12 मई को बात कर रहे हैं। तो 3 दिन के भीतर आप ये समझें कि वो T20 की तरह बैटिंग करें और 250-300 का स्कोर खड़ा कर दें, तो ऐसा होता नहीं है। कोई भी नया मुख्यमंत्री बनता है, और शुभेंदु अधिकारी तो चूंकि पहली बार मुख्यमंत्री बने, हाँ मंत्री रहे हैं वो ममता बनर्जी के साथ, उनको प्रशासनिक अनुभव है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको बहुत सारी चीजें पहले समझनी होती है। जो वादे प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में किए हैं, या जो संकल्प पत्र पेश किया गया है, या अमित शाह ने या शुभेंदु अधिकारी ने जो जो कहा था चुनाव प्रचार के दौरान, उनको पूरा करने के लिए भी तो एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है ना कि आप 2 दिन और 2-3 रात में ही सब कुछ वादे पूरे कर देंगे और सब जमीन पर उतरता हुआ दिखाई दे जाएगा। कई बार लोग बहुत उतावले होते हैं। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की शायद जन्म स्थान पर एक प्रोग्राम था जहां पर शुभेंदु गए थे। वहां लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो उन्होंने कहा कि भाई हर जगह आप हर एक नारा नहीं लगा सकते। कार्यक्रम की गरिमा और मर्यादा होती है। और यहाँ पर, और सही भी कहा, क्योंकि वहाँ दूसरे दलों के लोग भी थे और अलग अलग क्षेत्रों की कई विभूतियां वहाँ मौजूद थी। तो हर जगह ये नारेबाजी। अब वो शुभेंदु ने जरा सा टोक क्या दिया लोगों को, तो लोगों ने उसी पर प्रोग्राम बनाने शुरू कर दिए। ये तो बदल गए सत्ता में आने के बाद। ये तो सबका साथ सबका विश्वास नारे के विरुद्ध बोलते थे। ये तो अब सबको समझा रहे हैं कि जय श्री राम का नारा मत लगाओ। तो कुछ जल्दबाज किस्म के लोग हैं, हिंदुओं में भी, सनातनियों में भी। तो वो बहुत ज्यादा किसी नतीजे पर पहुंचने की हड़बड़ी में और जल्दी में रहते हैं। जी। सर, मुझे लगता है ये जो सुब्रतो गुप्ता और मनोज अग्रवाल, जिसको पूरा विपक्ष बोल रहा है कि इन्होंने जो घपलेबाजी की वेस्ट बंगाल में, उसकी वजह से इनको ये पोस्ट दी गई। मुझे वो नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो मकसद नहीं रहा होगा। उसके लिए पोस्टिंग दी होगी, सेंटर में बहुत सीटें खाली पड़ी हुई हैं, जहाँ पे उनको पोस्ट दिया जा सकता था। मुझे ऐसा लगता है इनको जो वेस्ट बंगाल में दिया गया, तो जो काम अधूरा रह गया एसआईआर में, कहाँ पे कंसंट्रेशन है, कहाँ पे ज़्यादा है, जो प्रॉब्ली उस वक़्त नहीं कर पाए होंगे क्योंकि टाइम प्रेशर था। उसी काम को कंटिन्यू करने के लिए भी इनकी अपॉइंटमेंट में भी की गई हो वहाँ पे। नहीं, देखिए, वो चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं तो वो अब सरकार का कामकाज देखेंगे। अलग अलग मंत्रालयों के बीच में, सचिवों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। चीफ सेक्रेटरी का काम तो बहुत अहम होता है, सेकंड टू चीफ मिनिस्टर ही माना जाता है एक तरीके से। और जो सलाहकार बनाए गए हैं, ये सुब्रतो गुप्ता बहुत अनुभवी आईएएस अफसर है। 36-36 साल का अनुभव दोनों को है। तो वो काम तो जो दूसरा सीईओ नियुक्त किया जाएगा वो देख लेगा, जो काम अधूरा रह गया है। लेकिन ये कह देना कि साहब इन्होंने चूंकि घपला किया था, घोटाला किया था और एसआईआर में सरकार को फेवर किया है, तो भाई आपके पास तो पर्याप्त समय था ना। और ममता बनर्जी तो सुप्रीम कोर्ट तक गई थी ना दौड़ करके। तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तो सबके लिए खुले हुए हैं। हाई कोर्ट के भी कलकत्ता में दरवाजे खुले हुए हैं। अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत है कि घपले घोटाले किए गए हैं, तो आप जाओ ना। गाल क्यों बजा रहे हैं बैठ करके माइक के सामने? तो आप वहां जाइए, दस्तावेज रखिए,
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने, वहां आपकी सुनवाई हो जाएगी। कुछ गड़बड़ हुआ होगा। अब रिजल्ट आने के बाद टीएमसी की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में कि 31 सीटें साहब ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली, जिनमें मार्जिन उतना है जीत का जितने एसआईआर की वजह से वोट कटे हैं। क्या कुतर्क है। और चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप दूसरी याचिका दायर करिए, हम इस पर सुनेंगे। चलो, सुप्रीम कोर्ट सुन लेगा इनकी। लेकिन फ्रस्ट्रेशन का लेवल आप देखिए। 207 सीटें आई हैं बीजेपी की। ये 31 सीटों पर मान लिया, मैं 1% को मान लेता हूं कि पुनर्मतदान के आदेश हो गए, तो ये सारी 31 सीटें टीएमसी जीतेगी क्या? और अब तो सरकार बीजेपी की आ गई है। और चलो, मैं माइनस कर देता हूं ये 31 सीटें, तो 176 सीटें तो फिर भी बीजेपी के पास बचती हैं। तो उनकी सरकार की सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है? तो फिर ये भी मैं है कि बेहूदगियां की जा रही हैं। और चलो, मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आप जैसों की आत्मा को तृप्त करने के लिए, शांत करने के लिए बनी हुई हैं। तो आप वहां तक जितनी घुड़दौड़ कर सकते हैं कर लीजिए, अगर उससे आपको शांति मिलती है तो। जी। सर, नेक्स्ट न्यूज़ पे जाने से पहले एक छोटी-सी न्यूज़ दे दूँगी। आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ द ऑफिशियल सिस्टम ओनली। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इश्यू ऑर्डर किया है टर्मिनेटिंग द टेन्योर्स ऑफ ऑल नॉमिनेटेड मेंबर्स, डायरेक्टर्स, chairpersons of non-statutory bodies, boards, organizations, public sector undertakings across all डिपार्टमेंट्स। मतलब जितने भी ममता के लोगों को उन्होंने नॉमिनेट करके बिठाए हुए थे, सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बट आज जो सर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है वो है अभिषेक बैनर्जी की वाइफ के ऊपर, जो पूरी मीडिया में इस वक़्त छाया हुआ है। जी। देखिए, पहले उसी पे आते हैं जो अभी आपने दिखाया था। जो निगम और बोर्ड होते हैं अलग-अलग मंत्रालयों, अलग-अलग विभागों के तहत, उसमें क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे लोगों को एडजस्ट कर दिया जाता है। किसी को चेयरमैन बनाया जा रहा है, किसी को अध्यक्ष बनाया जा रहा है, किसी को उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है, किसी को सदस्य ही बना करके उपकृत कर दिया जाता है कि बेटा तू यहाँ बैठ करके आराम से खा पी, अपना परिवार चला, अपनी आगे की पुश्तों का इंतजाम कर। तो ये तौर तरीका होता है सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टियों का, कि जिनको आप मंत्री नहीं बना सकते या दूसरे अहम पदों पर नहीं ले सकते, तो इन निगम बोर्ड में खपा दो। अलग अलग मंत्रालयों के बहुत सारे निगम बोर्ड होते हैं। तो अब सवाल ये है कि नई सरकार आ गई है, नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो पुराने यानी ममता बनर्जी के लगाए हुए लोगों को क्यों क्यों कंटिन्यू किया जाए? तो वो सब डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। इसमें एक और आदेश जारी किया गया है कि अलग अलग मंत्रालयों में जिन सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को सेवा विस्तार दिया गया था, वो सेवा विस्तार भी टर्मिनेट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है इमीडिएटली। तो वो आज से ही अब सेवा में नहीं रहेंगे। जो दूसरी खबर आप बता रही हैं कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी के डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कुछ बात है, या उनके फादर के नाम दो अलग अलग डॉक्यूमेंट में दो अलग अलग कैसे हैं, तो ये कुछ पेचीदगियां कई बार रिश्तों में भी होती हैं। मुझे उनका बैकग्राउंड पता नहीं है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट में, अगर ऐसा हुआ हुआ है तो। कई बार कोई लेडीज जो है वो संबंध विच्छेद के बाद कोई दूसरी शादी करे या कुछ इस तरह की चीजें हो, तो हो सकता है, ये जांच का विषय है। ये हकीकत क्या है क्या नहीं है। लेकिन ऑलरेडी अभिषेक हो या उनकी पत्नी हो, उनकी साली हो, वो तो कोयला घोटाले मामले में ऑलरेडी जांच के अधीन हैं। उनके खिलाफ तो जांच चल ही रही है। सर, आप सही कह रहे हैं, मे बी बिकॉज़ ऑफ द रिलेशनशिप जो आप कह रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि इनका एंटीसीडेंट्स बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो, इसकी वजह से भी हो सकता है। बट इस पे होम मिनिस्ट्री इस पर काफ़ी सख्त हो रही है और उन्होंने नोटिस इश्यू कर दिया है। इनको एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहा गया है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में दोनों में अलग-अलग आ रहा है।
नहीं, वार्ता। होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, हुँ, लेकिन हुआ है तो कुछ या तो टेक्निकल इश्यू है, हुँ। या नेग्लिजेंसी है, या कुछ फ़ोर्जरी है। अब ये जाँच-पड़ताल होगी, अगर उनको नोटिस इश्यू हो गया है तो उनको जवाब देना पड़ेगा। जी। सर उसके बाद जो बहुत बड़ी न्यूज़ आई है आज जो हर जगह फ्लैश हो रहा है, टीएमसी के दफ्तरों पे सर फिर से हथियारों का ज़ख़ीरा। ये क्या जिनोसाइड की तैयारी करके बैठे हुए थे यहाँ पे? इरादे तो उनके हमेशा ही बड़े खतरनाक रहे हैं, और जिस तरीके से वामपंथियों को, कम्युनिस्ट मोर्चा सरकार को हरा कर के 2011 में ममता बनर्जी सत्ता में आई थी, वो कोई सामान्य लेडी का काम तो था नहीं, सामान्य पार्टी का काम तो था नहीं। तो जितने गुंडे उनके थे, जितने समाज विरोधी तत्व उनके थे, उनके टाइम में भी आप देखिए 77 में ज्योति बसु चीफ मिनिस्टर बने थे, सन 2000 तक रहे, 2000 में बुद्धदेव भट्टाचार्य बने, 2011 तक रहे, तो एक छत्र राज रहा करीब 34 साल तक। और चुनाव दर चुनाव उन्होंने भी तो यही काम किया था जो पिछले 15 साल में ममता बनर्जी कर रही थी। चुनाव से पहले भी, मतदान से पहले भी हिंसा होती थी, कत्लो-गारत होता था, लोगों की हत्याएं, उनको दहशत में रखना, और वही काम फिर ममता बनर्जी ने किया अल्टीमेटली इन 15 सालों में। इस बार चूंकि एसआईआर की प्रक्रिया भी हुई थी, शुरुआत बिहार से हुई, फिर बाद में 12 राज्य जिनमें पश्चिम बंगाल भी था, जिसका पुरजोर विरोध किया ममता बनर्जी ने कि होने नहीं देंगे, मेरी लाश पर जो है गुजर के ये करना पड़ेगा, लेकिन वो तो हो गया, उनको लाश भी बिछानी नहीं पड़ी अपनी। अब उसके बियॉन्ड जाकर के अगर हम बात करें, तो जो चुनाव पूर्व हिंसा हुआ करती थी, पेड़ों पर लोगों की डेड बॉडीज लटकी हुई मिलती थी बंगाल में, उनके घरों में घुस करके उनको धमकाया जाता था। जिस दिन वोटिंग का दिन होता था उस दिन लठैत इनके गुंडे गलियों के मुहाने पर बैठ जाते थे कि कोई निकलेगा नहीं। सुबह 10-11 बजे तक उनके वोट पड़ जाते थे। तो ये लोकतंत्र में अगर संविधान के साथ और लोकतंत्र के साथ, संसदीय व्यवस्था के साथ सर्वाधिक घिनौना मजाक कहीं किसी स्टेट में हुआ है, तो ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते हुए पश्चिम बंगाल में हुआ है। तो जो आप हथियारों की बात कर रहे हैं, तो हथियार नहीं मिलेंगे तो क्या फूलों के गुलदस्ते मिलेंगे इनके यहाँ से। तो ये तो यही काम करते रहे हैं, और उसके लिए बम, बारूद, बंदूक और ये सारी चीजें इनका खुल करके मिसयूज होता रहा है, उपयोग होता रहा है। तो इसीलिए तो लोगों को डरा धमका कर रखते थे। इस बार होम मिनिस्ट्री ने भी और चुनाव आयोग ने भी ये तय कर लिया था कि ये सब चलने नहीं देना है, और इसीलिए वहां अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई। इतनी केंद्रीय बलों की कंपनियां भेजी गई जितनी बंगाल में कभी नहीं भेजी गई। बीच में एक कार्टून बड़ा वायरल हुआ था, आर के लक्ष्मण का कार्टून था संभवतः वो, जिसमें 1971 का इंदिरा गांधी खड़ी हुई हैं और बाकी लोग खड़े हुए हैं, और टैंक और तमाम दूसरी चीजें जा रही हैं। तो पूछ रहे हैं कि ये क्या कोई लड़ाई का इंतजाम है फिर से? बोला नहीं नहीं, वो पश्चिम बंगाल में चुनाव है ना, इसलिए ये सब वहां जा रहे हैं। तो ये 71 की बात है। तो ये बंगाल का जो चुनावी इतिहास रहा है वो बड़ा रक्त रंजित रहा है। अब जाकर के इस बार वैसी हिंसा नहीं हुई। मेरे साथ एक मित्र जुड़ते हैं, उन्होंने मुझे अपने चैनल पर बुलाया था राजनीतिक चर्चा करने के लिए। तो जो छुटपुट हिंसा हुई थी उसमें वो पूछ रहे थे कि सर हिंसा हो गई इस बार, तो ये कहा जा रहा था कि हिंसा नहीं होने देंगे। मैंने कहा ये पासंग भी नहीं है, ये कुछ नहीं है, इसको हम हुँ, हिंसा मानते ही नहीं। जिन लोगों ने बिहार का रक्त रंजित इतिहास देखा है चुनाव का,
यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का देखा है, पश्चिम बंगाल का देखा है, और एक दौर में हरियाणा में भी हुआ था 91 में। तो मैंने कहा उनके लिए तो इस बार की पश्चिम बंगाल की हिंसा कुछ भी नहीं है, ये हिंसा है ही नहीं। ये तो छुट-पुट कहीं हो गया, किसी का दांव लग गया, लेकिन वो भी धरे गए। और पहली बार ऐसा देखा गया कि पश्चिम बंगाल की पुलिस, जो बदनाम थी कि ममता बनर्जी के इशारे पर काम करती है, वो भी घरों से खींच-खींच करके टीएमसी के गुंडों को लेकर के आई और उनको उठा करके अंदर डाला। तो ये एकदम बदला हुआ माहौल था, और यही वजह है कि वहाँ सत्ता परिवर्तन हो पाया। वरना अगर इनके गुंडों की चलती, इन्हीं बमबाजों की चलती जिनके घर से हथियार बरामद हो रहे हैं, तो वहाँ इस बार भी चौथी बार ममता बनर्जी ही शपथ ले रही होती। तभी वेस्ट बंगाल पुलिस में इतना परिवर्तन आया है, तभी शायद जो चंद्रनाथ रथ हैं, उनके जो शार्प शूटर्स हैं, उनको अरेस्ट कर पाए हैं सर। और शॉकिंगली नन ऑफ दीज आर फ्रॉम द पीसफुल कम्युनिटी, जो शांति प्रिय समुदाय समुदाय है, उससे भी नहीं है। एंड उत्तर प्रदेश से सबका कनेक्शन आ रहा है, ये बड़ा मुझे शॉकिंग लग रहा है। इवन तो मैंने कल विक्रम सिंह जी के साथ कल किया था, तो कल ही पता चल गया था कि इनके सबके तार संभल से जुड़ रहे हैं, क्योंकि सिम कार्ड्स वहां से इशू किए गए थे, ये जो शूटर्स हैं उनके। जी। देखिए, उत्तर प्रदेश तो गुंडों, माफियों का, बदमाशों का प्रदेश के रूप में जाना जाता था एक दौर में। 2017 में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की फिर से वापसी हुई है, तब से जो है साफ-सफाई का काम चल रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। तो अभी पूरी तरीके से ये जो खरपतवार है, ये खत्म हो गई होगी, ऐसा मान लेना मेरे विचार से जल्दबाजी होगी, नासमझी होगी। तो ये एक अयोध्या से गिरफ्तार हुआ है जो बलिया का शार्प शूटर था, और 2 बक्सर से, बिहार से गिरफ्तार किए गए हैं। इससे पहले भी 3 तो जब हत्या की गई थी उसके अगले दिन ही हिरासत में ले लिए गए थे। दोनों व्हीकल, वो गाड़ी भी और मोटरसाइकिल भी, वो बरामद कर ली गई थी। और अब सीबीआई को चूंकि मास्टरमाइंड की गर्दन तक पहुंचना है, इसलिए आज ये फैसला हुआ है कि इसकी जांच सीबीआई के सुपुर्द कर दी जाए। एक डीआईजी लेवल का अधिकारी, एसआईटी गठित कर दी गई है सीबीआई की भी, एक डीआईजी लेवल का अधिकारी इसको हेड करेगा, जांच प्रक्रिया को। तो एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया है, सारा जो जांच प्रक्रिया अपने हाथ में ले ली है। अब तक जो बरामदगियां हैं, जो गिरफ्तारियां हैं, उनके आधार पर वो आगे अपना इंट्रोगेशन करके और जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। इसमें मेन बात ये नहीं है कि 3 शार्प शूटर गिरफ्तार कर लिए गए, कोई बलिया का था, 2 बक्सर के थे। मेन बात ये है कि ट्रिगर के ऊपर किसी की भी उँगली हो सकती है। उस उँगली को ताकत देने वाला कौन है, उसकी पहचान करना ज़रूरी है। जो मनी ट्रेल हुआ है, मनी ट्रांसफ़र हुआ है, वो किसकी तरफ से की गई है, और चंद्रनाथ रथ की हत्या कौन करवाना चाहता था या किसने करवाई है, इसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे उत्तर प्रदेश का कोई हो, चाहे पश्चिम बंगाल का हो। जैसा कि शपथ समारोह के बाद अपने शुरुआती इंटरव्यूज़ में खुद शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि चूंकि मैंने ममता बनर्जी को हराया था, इसलिए मेरे पीए की हत्या कराई गई। फिर उनका एक बयान ये भी आया कि मेरे पीए की हत्या के पीछे अभिषेक बनर्जी का ही हाथ है। चूंकि ये चीजें बार-बार नहीं रिपीट की जा सकती, बिकॉज़ एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, तो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बयान देते हुए एहतियात भी बरतना पड़ता है, ताकि ये आरोप ना लगाया जा सके कि साहब एजेंसियों को इनके बयानों की वजह से प्रभावित कर लिया गया है। जी। सर, आपने अरेस्ट की बात की, तो एक और अरेस्ट हुआ है आज। सुजीत बोस। सर, ये कौन है? और क्योंकि इनको लेकर बहुत ज़्यादा भी पूरा सोशल मीडिया बज़ है कि ही इज़ बीन अरेस्टेड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। कहा जाता है ये मनी मैन है ममता के। 3 बार एमएलए रहा है ये टीएमसी का, और ये दमदम नगर पालिका में
उपाध्यक्ष था 2010 से 2021 तक, और 2014 से 2018 के बीच में वहां करीब 150 सरकारी पदों पर, क्लर्क और दूसरे पदों पर अवैध रूप से नियुक्तियां हुई थी। इन पर आरोप ये है कि इन्होंने कैश लिए हैं, फ्लैट्स लिए हैं, वही जो लालू प्रसाद ने किए थे रेल मंत्री रहते हुए, तो इन्होंने भी वही काम यहाँ किया है। तो ये पकड़ में कैसे आया? अक्टूबर 2023 में जो वो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था पार्थ चटर्जी वाला, जिसमें उनकी प्रेमिका के घर से और उनके घर से करीब 53-54 करोड़ कैश बरामद हुआ था, उसकी जांच करते हुए एक ठिकाने पर छापे मारे थे सीबीआई ने। तो वहां पर कुछ दस्तावेज मिले जिससे ये 150 लोगों की भर्ती कैसे हुई है इसके सबूत मिले थे। तो जनवरी में भी इनके करीब 10-11 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। अक्टूबर 2025 में भी छापेमारी हुई थी। करीब 45 लाख के आसपास कैश बरामद हुआ था। कुछ और चीजें बरामद हुई थी। इनको अभी 1 मई को भी पूछताछ के लिए बुलाया था जीएच की, वहाँ उसमें सीजीओ कॉम्प्लेक्स में जो ईडी का ऑफिस है, और इनको कल फिर बुलाया। 10 घंटे के आसपास पूछताछ हुई और उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। तो ये तो शुरुआत है, अभी आप देखते रहिए, ये शुरुआत है। ये बोनी बोनी कहते हैं ना, बोनी हुई है ये। तो ममता बनर्जी के लगभग हर मंत्रालय, हर डिपार्टमेंट और हर एमएलए और जो हर करीबी हैं, अनुव्रत मंडल ले लीजिए, पार्थ चटर्जी ले लीजिए, एक और इनका मंत्री पकड़ा गया था, तो ये सब इनके 9 रत्न हैं। वो 9 रत्न धीरे धीरे सब पकड़े जाएंगे। जी। और सर इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये घोष सुजीत बोस की, ये आइसक्रीम बेचा करते थे। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने बेटी की शादी की तो 50 किलो सोना इन्होंने ऐसे ही चढ़ा दिया। मतलब 50 किलो सोना सुन के आंखें फटी रह जा रही हैं। काफी पहुंची हुई चीजें। सर 2-3 चीजें और हुई, मैं जस्ट मेंशन कर दूंगी, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो सड़कों पे नमाज रोकने का एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर निकाल दिया गया है शुभेंदु अधिकारी जी के ऑफिस से, और जितना भी ये कट कमीशन और ये तोलाबाजी था उस पे भी इमीडिएट रोक लगाने के लिए मैंने सुना है कि पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग हुई है और उस पे भी बड़े पैमाने पे एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। सो लुक्स लाइक ही स्टार्टेड, बट ये रॉट इतना गहरा है, ये जो गंदगी इतनी गहरी है कि उनको सफाई करते करते कम से कम 2-3 साल चला जाएगा सर। बहुत गहरा है ये, आसान नहीं है ये। जी। वो एक जगजीत सिंह साहब की गजल है कि गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। तो जितना ममता बनर्जी गहरे गहरे जख्म देके गई है बंगाल को और बंगालियों को, बंगाल की जनता को, उनको समय लगेगा ठीक करने में। लेकिन एक सही सरकार आ गई है, एक सही लीडर मिल गया है। पहले से ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा, बिहार में अभी सम्राट चौधरी मिल गए, और चौथा राज्य है ये जहां पर अब शुभेंदु अधिकारी के रूप में एक अच्छा प्रशासक, जो उनको अभी साबित करना है। लेकिन जो शुरुआत है, जो शुरुआती फैसले हैं, उन्हीं से ही वो कह देते हैं ना कि पूत के पांव पालने में पहचाने जाते हैं। तो वही हमें दिखाई दे रहा है। सड़कों पर, सार्वजनिक स्थलों पर नमाज अदा करने पर जो रोक लगाई गई है, मुझे लगता है कि ये उत्पातियों के लिए और जो लोग कानून अपने हाथ में लेकर के ठेंगा दिखाने में विश्वास रखते हैं, उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। बाकी जो टोलेबाजी है, जगह जगह जो ये आपके टोल नाके लगा करके वहां पर वसूली का काम चल रहा था अवैध रूप से, और बताते हैं कि लाखों का कलेक्शन, करोड़ों का कलेक्शन एक एक दिन में होता था। और बहुत लोगों का तो कहना है कि उसके सीधे तार कलेक्शन के अभिषेक बनर्जी से जुड़े हुए थे। तो वो सारे जितने टोल नाके, अवैध टोल नाके बना करके वसूली हो रही थी व्हीकल से, कोई उनकी तादाद करीब 1800 बताता है, कोई 3000 के आसपास बताता है।
वो सब बंद किए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो किसी का घर बन रहा हो, किसी का शुभ काज हो रहा हो, किसी के 4 ईंटें भी किसी ने मँगाई हैं काम करवाने के लिए, सीमेंट भी मँगवाया है, तो कुछ भी काम होता था तो उसमें हिस्सेदारी होती थी टीएमसी के गुंडों की, जो छोटे स्तर पर का और ये जो जगह-जगह क्लब संस्कृति वहाँ पर है, उसके ज़रिए भी बहुत कुछ खेल होता था। तो ये धीरे-धीरे मुझे लगता है कि सही दिशा में सरकार बढ़ रही है। समय लगेगा, अभी तो 3 ही दिन हुए हैं। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। ओमकार सर का चैनल है ओसीएन नेटवर्क। सर वहाँ पे रेगुलरली 3 से 4 शोज़ डालते हैं डेली। कभी-कभी सर 2 भी डालते हैं, क्योंकि मैं रेगुलरली फॉलो करती हूँ। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ओसीएन नेटवर्क ऑल्सो। एंड अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर। नमस्कार।